तो यहाँ पर हमने इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू साइड में लिख दी है मैंने, अल्फा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 ओवर टी। अब नेक्स्ट यहां पर ω1। अब ω1 एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा रिलेशन लास्ट में निकाला, पीछे क्या निकाला? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये निकाला ना v, जो भी पिछला रिलेशन निकाला हमने, ठीक। तो अगर वेलोसिटी v1 होगी तो ये क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी ω1। तो यहां से ω1 क्या आ गया? दूसरी तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ω1 इज इक्वल टू v1 ओवर r, v1 ओवर r, ठीक है। तो ये आ गया ω1 इज इक्वल टू v1 ओवर r, और ω2 सिमिलरली क्या आ जाएगा? v2 ओवर r। अब हमारे पास ए वैल्यू ω1 और ω2 की क्या करेंगे? हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे ω1 और ω2 की। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया, ω2 की जगह क्या आ गया? v2 ओवर r, v2 ओवर r। ω1 की जगह क्या आ गया? v1 ओवर r, t वैसे के वैसे यहाँ। अब लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर t। तो v2 माइनस v1 ओवर t, यहाँ से v2 माइनस v1 ओवर t आ गया हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन a, और नीचे क्या बच गया? r। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया? a इज इक्वल टू r अल्फा। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है? हेलो अंकित, आवाज आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है। आपको पेपर में ये 3 आर्टिकल हैं, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और थर्ड या सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन कराएंगे। तीनों में से एक एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा 10 नंबर, ये तुमने ध्यान रखना। अभी 2 हुए, तो लीनियर और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में 5 नंबर का आ सकता है, लेकिन ये जो अभी करवाया ये आपको 5 नंबर का जा सकता है। नेक्स्ट करवाएंगे वो 10 मार्क्स का है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो आपने इसको ढंग से समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। Centripetal force is defined as the force required to keep a body moving in a circular path and direct towards the center of a circle. Centripetal force क्या है हमारे पास? यह एक प्रकार की फोर्स है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आपने जब कभी कोई धागा लिया, मान लो एक धागा लिया, उसके आगे पत्थर बांधा, उसको आपने जोर से घुमाया, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ बन जाता है। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर फोर्स होगी जो कि उस धागे के थ्रू क्या लग रही है? सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही है, ठीक है। आपने कभी ढंग से जज किया होगा तो धागे के अंदर की तरफ एक टेंशन लगी होती है, वो होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, FC बोलते हैं उसको। इसी फोर्स की वजह से हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर मोशन बनता है। नहीं तो क्या होना था? यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी भी, जो लीनियर पाथ होता है, पार्टिकल को क्या करना चाहिए था? सीधा मूव करना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे आगे जाना चाहिए था सीधी, लेकिन वो सीधा ना जाते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है,
ये हो रही है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, इसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है। अंकित, हेलो, क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जरूरी है, और ये हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, जो मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है। और इसका यूनिट क्या है? जो फोर्स का यूनिट है वही है न्यूटन, और ये हमेशा परपेंडिकुलरली होती है। जिस भी पॉइंट से देखेंगे, मान लो अगर इस पॉइंट से मैं देख रहा हूं, ये हमेशा क्या पॉइंट होगा? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल पे लगेगी। नाउ नेक्स्ट इज, बाकी एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं क्या? अभी एक एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे मैंने धागे के आगे पत्थर बांधा और उसको घुमाना शुरू किया, वो सर्कुलर पाथ में आ गया। वैसे जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है। जैसे कार है, कोई कार को आप टर्न करते हैं, मान लो कोई मोड़ आ गया आपके पास, तो आप मोड़ पे टर्न कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है। साइकिल है, आप साइकिल को टर्न कर रहे हैं किसी सर्कल पे, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स हैं। तो आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं में से जो भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम एक्सप्रेशन क्या निकालें, कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही हमने पीछे देखा था, सिमिलरली वैसे ही ये यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आपको समस्या आएगी देखने में, पर जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं वो बुक से देख सकते हैं, वही पेज है, कई पेज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वही सेम है। जैसे कंसीडर वी हैव ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसमें कि रेडियस आर में, जिसका रेडियस आर है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मान लो पार्टिकल पॉइंट ए पे था, फिर पार्टिकल बी, पॉइंट बी तक पहुंच गया। ये दिखाई दे रहा है सबको फिगर? हेलो अंकित, दिखाई दे रही है फिगर? ठीक दिखाई दे रही है? ठीक है, ओके। तो मान लो ये आपको भी जो बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और ये तीनों आर्टिकल हैं, सेम ही रहेगी इनमें जो आपने स्टार्टिंग में लिखना है। अब ये जो पार्टिकल है, मान लो ए पॉइंट पे था, आफ्टर टाइम टी ये कहाँ पहुंच गया? पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो ए पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी बी थी, बी पॉइंट पे भी इसकी लीनियर वेलोसिटी बी थी। ये सेम है, आपको पहले से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस आ गया। अब जो लीनियर वेलोसिटी थी, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा शो कर रहा था, अभी मैंने इसको बड़ा कर दिया सो दोनों पॉइंट्स पे, और यहाँ पर जो पॉइंट था इसको पीछे और बढ़ा दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो हमारे पास क्या बन गया? एक पॉइंट ए बन गया, ए से वेलोसिटी का, ठीक है, वी, ये जो यहाँ से यहाँ तक है पॉइंट। और दूसरा क्या है? ये पॉइंट है, ये है हमारे पास, ये पॉइंट है, मान लो बी, यहाँ से ये वेलोसिटी है बी, ये है ये पॉइंट बी से आके। अब मैं क्या करूंगा? बी से इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा और थोड़ा सा, मान लो मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट पे मिल गया ये जो पॉइंट पे मिला, इसको मान लो ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल किसके बराबर होगा? जो यहाँ पर थीटा बना हुआ। अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया ओ डैश, इस पॉइंट को, इसको दे दिया ए, और इस पॉइंट को दे दिया बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को आपस में मिला दूंगा पॉइंट्स को। ये फिगर मैंने यहां से निकाली है, यहाँ साइड में भी है, यही बनी हुई है, सेम ही फिगर है। तो ये भी बी है, ये भी बी है, दोनों वेलोसिटीज हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा बी। डेल्टा बी, ये डेल्टा बी मीन चेंज इन वेलोसिटी। एक वेलोसिटी ये थी, दूसरी वेलोसिटी ये थी, इन दोनों के बीच में जो चेंज हुआ दैट इज डेल्टा बी, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मैं इसका यहां पर ए बी है, अब हमारे पास क्या है? मान लो ओ डैश ए,
ओ डैश ए, इसको मैंने ए लिख दिया, ओ डैश ए, ओ डैश ए क्या है, दिस इज वी, ये वी है, वी, ओ डैश वी भी क्या है, वी, और ए बी क्या है, डेल्टा वी। अब हम ओ डैश ए और ओ डैश बी क्या है, सेम है, दिस इज इक्वल टू वी, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग। अब ए बी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो ए बी क्या है, ये ए बी डिनोट कर रहा है इनका चेंज इन वेलोसिटी, एक वेलोसिटी थी एक ए थी, दोनों का जो चेंज है दैट इज ए डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा बी क्या है, ए बी, तो ए बी को मैंने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी ओवर टी, डेल्टा वी क्या है, ए बी ओवर टी। तो हमारे पास फिगर से क्लियर हो रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ए बी ओवर टी, ए बी ओवर टी, टी इज टाइम टेकन। तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ए बी ओवर टी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ट्रायंगल तो ये बन गई ए ओ डैश बी, और दूसरी ट्रायंगल जो है हमारे पास फिगर में आप देखेंगे ये है ए ओ बी। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रायंगल बाहर बना के दिखा देता हूँ कि दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारा, ओ ए बी, ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू आर है इसकी, और ये भी आर है, ठीक है। ये यहां से निकाली सर्कल से, ओ ए ओ बी, और दूसरी ट्रायंगल क्या है जो साइड में बनाई है, ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करें कि इन दोनों ट्रायंगल में, अब आप देखेंगे यहां पर क्या है, एंगल थीटा है, ए ओ डैश बी में थीटा एंगल है, और इसमें भी ए ओ बी में एंगल थीटा है, तो दोनों का एंगल सेम है। तो अगर इन दोनों का एंगल सेम है तो ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। तो ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ए ओ डैश बी आर सिमिलर, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो उनकी साइड्स की रेशियो भी हमेशा सेम रहेंगी। ये मैं आपने पहले पढ़ी होगी 10th तक कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दो, तो उनके साइड्स की रेशियो होगी, उनके भुजाओं की जो रेशियो होगी वो भी हमेशा सेम रहेगी, उसको यूज करेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट आवाज आ रही है, अंकित आवाज आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास साइड्स की जो रेशियो है वो भी सेम रहेगी। तो यहां पर आप देखेंगे ए बी, मान लो ए बी इसकी साइड है, ए बी इस ट्रायंगल की साइड है, तो दूसरी की इसके इक्विवेलेंट साइड कौन सी है, कैपिटल ए कैपिटल बी, मैंने लिख दिया। ये किसके बराबर होगी, ओ डैश ए, ओ डैश ए, ओ डैश ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, ओ डैश ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ओ कैपिटल ए। ये दोनों ट्रायंगल से लिखे हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया यहां से ए बी, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे अब हम ए बी। ए बी क्या है, ए बी हमारे पास अभी मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में बताया, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, मान लो पार्टिकल ने ए बी डिस्टेंस कवर किया इन टाइम टी, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ए बी, एक पार्टिकल यहां से यहां तक चला तो उसने डिस्टेंस कवर किया ए बी ओवर टी, तो ए बी क्या आ जाएगा यहाँ, वी इंटू टी। तो ए बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी वी इंटू टी। नेक्स्ट ओ डैश ए, ओ डैश ए क्या है हमारे पास, दिस इज वी, वी लिया। और नेक्स्ट ओ ए, ओ ए की वैल्यू क्या है आर, उसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी ओवर टी, एक वी यहां से दूसरी तरफ चला जाएगा तो
नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर r। ab ओवर t, ab ओवर t हमने क्या लिखा हुआ है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पीछे देखा था हमने कि ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ab ओवर t इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे पास मास, मान लो जो पार्टिकल मूव कर रहा था या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, उसका मास स्मॉल m है, और एक्सेलरेशन f a c सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज v स्क्वायर ओवर r। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर ओवर r। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो आपने यही तक की निकालना है, आपको वैल्यू आएगी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हेलो अंकित, जा रही है? सभी स्टूडेंट्स बताओ कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ देखना पड़ेगा आपको दोबारा एक बार, तभी पता चलेगा। एक्चुअली मैंने इसका रिकॉर्ड भी किया है लेक्चर, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी कुछ नहीं पता चला है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। अगर आपको पता लग गया है तो मैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। आपको पता लग गया सभी स्टूडेंट्स को, जो भी यहाँ पर, इसको हो गया क्लियर ये? क्योंकि आपको आपको जब तक आप इसको 2-3 बार खुद नहीं लिखोगे तब तक ये कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये कंप्लीट क्लियर तभी होगा जब आप खुद लिखेंगे इसको और खुद करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये समस्या आ रही है, तब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये हो गया तो नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे इजी है, इसमें टफ नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स अभी आपको क्या बताया कि एक फोर्स है जो पार्टिकल को सेंटर की तरफ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से पार्टिकल सेंटर की तरफ सर्कल में मूव कर रहा है। ये तो ठीक है, अगर फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, मान लो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो पत्थर सर्कल में, जो भी आपको बताया था एग्जांपल, एक पत्थर मूव कर रहे हैं, हमने धागे के साथ बांधा हुआ और मूव कर रहा है, तो वो क्या होना चाहिए था, अगर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है तो उसने कंप्लीटली अंदर की तरफ चले जाना था, ऐसा ही होना था ना। जैसे मान लो धरती हमारी सन के अराउंड मूव कर रही है, तो अगर धरती को फोर्स सन की तरफ लग रही है तो अल्टीमेटली क्या होना था, धरती ने सन के पास आ जाना था और उसी के साथ चिपक जाना था। होना ऐसा चाहिए, अगर फोर्स सिर्फ अंदर की तरफ लग रही होती, होना चाहिए था ना ऐसा, अगर एक ही फोर्स लगी रहे। तो कोई ना कोई फोर्स ऐसी भी है जो बाहर की तरफ भी लग रही है, जो इसको कंप्लीटली अंदर नहीं आने दे रही है, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।